पॉट बना रहा। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। खतरनाक कोरोना से जंग जारी है और इसके लिए हमारी सबसे अहम जिम्मेदारी कि हम कोरोना नियमों का पालन करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, बार बार हाथ साफ करें और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये मास्क लगाकर ज़रूर रखें, क्योंकि ये मास्क ही इस समय हमारा सबसे बड़ा हथियार है। मास्क हम तब तक ना उतारें जब तक ये तय ना कर लें कि हम लोगों से बिल्कुल अलग और सुरक्षित भी हैं, जैसे इस वक्त हम स्टूडियो में हैं। न्यूज़ 18 ने तो बाकायदा इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, क्योंकि ये मास्क कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इस वक्त सबसे बड़ा हथियार है। और इसी लड़ाई से जुड़ी एक बेहद अहम खबर इस वक्त की। भारत बायोटेक ने अब कोविशील्ड के बाद कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए WHO में अर्जी दी है। WHO में ये अर्जी 19 अप्रैल को दी गई थी, जिस पर मई के आखिर में या फिर जून में चर्चा होगी। WHO से मंजूरी मिलने के बाद कोवैक्सीन के इस्तेमाल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता मिलेगी। इससे पहले 15 फरवरी को WHO ने कोविशील्ड को मंजूरी दे दी थी। शैलेंद्र वांगू हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद है। शैलेंद्र, इस अर्जी में क्या कहा गया है जो WHO को दी गई है? देखिए, ये काफी बड़ी डेवलपमेंट है, जहां पर अब पहली बार देसी वैक्सीन जो है उसने अप्लाई किया है WHO में इमरजेंसी यूज लिस्टिंग के लिए। यानी कि अगर ये अप्रूव हो जाता है तो ये अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त वैक्सीन होगी, यानी कोई भी देश इस वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद इस्तेमाल कर सकता है, जैसे कि कोविशील्ड पहले से ही बाकी देशों में भी इस्तेमाल हो रही है। इसका दूसरा फायदा ये होगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रेवल, यानी कि जब अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए भारतीय जब बाहर जाएंगे देश से, तो उस वक्त अगर ये वैक्सीन का इस्तेमाल किया होगा तो वो भी उसको भी मान्यता मिली होगी। तो कुल मिलाकर एक देसी वैक्सीन को अगर अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलती है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि प्रोडक्शन को लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि प्रोडक्शन इसकी बढ़ाई जाएगी, लेकिन अगर WHO की मान्यता मिलती है तो जाहिर तौर पर ये 8वीं ऐसी वैक्सीन होगी। पहले 7 वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है, 8वीं भारतीय वैक्सीन होगी जिसको अगर मंजूरी मिलती है, जिसके बाद अपने आप में ये एक बड़ी डेवलपमेंट भी रहेगी और वहीं साथ ही साथ इसका इस्तेमाल अब दुनिया भर में कहीं पर भी हो पाएगा अगर इसको WHO की मंजूरी मिल जाती है। तो पूरी तरह से भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन ने भी WHO में अब अर्जी दी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता के लिए। इधर ब्लैक फंगस का खतरा अभी कम भी नहीं हुआ कि एक नया फंगस अब सामने आ गया है। इसका नाम है येलो फंगस। दिल्ली के नजदीकी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में येलो फंगस का पहला केस सामने आया है। यहां एक मरीज में 3 तरह के फंगल इन्फेक्शन होने की जानकारी मिली है। इस मरीज में ब्लैक फंगस भी है, व्हाइट फंगस भी और येलो फंगस का संक्रमण भी पाया गया। येलो फंगस ब्लैक और व्हाइट फंगस से ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। येलो फंगस पहले शरीर के भीतर मौजूद होकर शरीर को कमजोर करता है। येलो फंगस से पीड़ित मरीज को सुस्ती महसूस होती है, कम भूख लगती है या फिर भूख ही नहीं लगती और इस तरह की शिकायत आती। और फंगस का असर जैसे जैसे बढ़ता है, मरीज का वजन तेजी से कम होने लगता है और ये काफी घातक हो जाता है। येलो फंगस ने अब डॉक्टरों के लिए भी एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। एंडोस्कोपी टेस्ट करने से मुझे पता लगा कि उसमें येलो फंगस भी है, उसमें वाइट फंगस भी है, उसमें ब्लैक फंगस भी है। उसको इमीडिएटली ऑपरेट किया गया और जो येलो फंगस है ये ह्यूमन स्पीसीज में फर्स्ट टाइम मैंने डिटेक्ट किया है। अभी तक इसका कहीं लिटरेचर में कोई नामो निशान नहीं है और इसके लिए भी सिर्फ एक ही दवाई है जिसको हम एम्फोटेरिसिन B बोलते हैं। सर, कितना खतरनाक हो सकता है येलो फंगस? येलो फंगस है वो इसलिए खतरनाक साबित हो सकता है कि उसमें जो घाव हम बनाते हैं उसकी सफाई करने के लिए उसको हीलिंग होने में बहुत समय लग जाता है। वो घाव रिश्ता रहता है, उससे खून रिश्ता रहता है, लेकिन जो वाइट और ब्लैक फंगस हैं इनके घाव धीमे धीमे समय के साथ भरते रहते हैं। वो क्योंकि ये सेप्टिसीमिया क्रिएट करता है, तो इस सेप्टिसीमिया की वजह से मरीज की जान को खतरा ज़्यादा हो सकता है। अब इस नए फंगस के बारे में सुनकर लोग हैरान हैं। डॉक्टरों के मुताबिक येलो फंगस एक घातक बीमारी है क्योंकि यह शरीर के अंदर शुरू होता है। इसके लक्षण में शुरुआती दिनों में सुस्ती, कम भूख लगना या भूख बिल्कुल मर जाना और वजन धीरे धीरे कम होता जाता है। जैसे जैसे ये बीमारी आगे बढ़ती है वैसे वैसे ये और ज़्यादा घातक होती चली जाती है। घावों से मवाद का रिसाव होने लगता है और सबसे बड़ी बात यह कि घावों को ठीक होने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है।
डॉक्टरों के मुताबिक येलो फंगस काफी खतरनाक है, पर एहतियात बरतने पर इससे बचा जा सकता है। डॉक्टरों के मुताबिक सबसे पहले लोगों को अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए। खाने पीने पर खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कुपोषित लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है और ऐसे लोगों में ही फंगस अटैक करते हैं। खुद की और अपने आसपास की साफ सफाई का खास ध्यान रखें, क्योंकि डॉक्टरों के मुताबिक गंदगी ऐसे फंगस को न्योता देती है। इसके अलावा बाहर निकलने पर मास्क जरूर पहनें और मास्क को नियम से धोएं। गंदे मास्क पर फंगस का खतरा ज्यादा होता है। इन चीज़ों से दहशत में ना आए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, अपनी यौगिक एक्सरसाइज करते रहें, खाने पीने का ध्यान रखें, बाहर जब निकलते हैं तो मास्क ज़रूर पहनें और अपने मास्क डेली चेंज करते रहें, क्योंकि मास्क को अगर हम साफ़ नहीं करेंगे, हमारा जो सांस की हवा उसमें जाती है तो उससे भी हमारे मास्क में भी फंगस होने का डर रहता है। अगर हम अपने आप को साफ़ रखेंगे, अपने आसपास के एरिया को साफ़ रखेंगे तो इस तरह की बीमारी नहीं होगी। कोरोना के कहर के बीच ब्लैक फंगस भी जमकर तबाही मचा रहा है। म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस देश के अलग अलग हिस्सों में तेजी से फैल रहा है। देश में अब तक की इस गंभीर बीमारी से करीब 5,424 लोग चपेट में आ चुके हैं। ब्लैक फंगस के इन मामलों ने सरकार की भी चिंता बढ़ाई है। आंध्र प्रदेश में इस बीमारी के इस वक्त सबसे ज्यादा मरीज हैं। महाराष्ट्र में भी ज्यादा मरीज पहले पाए गए। ब्लैक फंगस के महाराष्ट्र में 1,188 मरीज हैं। राजस्थान में तो ब्लैक फंगस दहशत बन चुका है। राजस्थान में अब तक 700 से ज्यादा मरीज मिले हैं। इधर हरियाणा में भी ब्लैक फंगस के अब तक 339 मरीज सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी ब्लैक फंगस के 663 से ज्यादा मामले सामने आए। अब तो पश्चिम बंगाल में भी ब्लैक फंगस दस्तक दे चुका है। दिल्ली के LNJP में कल ब्लैक फंगस के 15 मरीज भर्ती हुए हैं। GTB अस्पताल में भी ब्लैक फंगस के 41 मरीज हैं। Know that there has been a recent rise in the number of cases of mucormycosis in many states, and we have taken note of this, and many actions have been taken for advice with the advice of the relevant experts. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि ब्लैक फंगस से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने सेंटर्स बनाए हैं, लेकिन दवा की कमी लगातार बनी हुई है। उन्होंने बताया कि अचानक मरीजों में केस बढ़ने की वजह से दवा की किल्लत हो रही है और केंद्र सरकार की तरफ से भी इसमें लगातार मदद मिल रही है। ब्लैक फंगस के लिए हमने तो अपने सेंटर्स बना दिए हैं। अभी आते टाइम भी मैं रिपोर्ट ले रहा था, LNJP के अंदर, GTB के, राजीव गांधी के अंदर हम अपने सेंटर्स बना दिए हैं, लेकिन दवाई नहीं है। जैसे कल भी हमारे पास दवाई नहीं आई, तो बिना दवाई के उनका इलाज कैसे करें? वो जो इंजेक्शन है, एक दिन में 4-4, 5-5 इंजेक्शन लगते हैं, तो वो जब तक इंजेक्शन नहीं मिलेंगे तब तक हम उनका इलाज कैसे करें? अब दिल्ली नहीं बल्कि राजस्थान में भी ब्लैक फंगस के केस लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और इसके बाद राजस्थान सरकार ने पिछले 35 दिनों में कोरोना से ठीक हुए मरीजों में ब्लैक फंगस की जांच के लिए अब घर घर टीम भेजने का फैसला किया है, जिससे मरीजों की पहचान करके वक्त पर इलाज किया जा सके। राजस्थान में ब्लैक फंगस के 700 से ज्यादा मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। 50 मरीजों की जान बचाने के लिए तो उनकी आंख तक निकालनी पड़ी है। इतना ही नहीं, 100 से भी ज्यादा मरीजों के जबड़े भी राजस्थान में निकालने पड़े हैं। राजस्थान में कोरोना महामारी के बाद ब्लैक फंगस तेजी से अपने पैर पसारता चला जा रहा है और इसे देखते हुए राजस्थान सरकार की तरफ से इसे काबू करने के लिए एक महाअभियान की शुरुआत की गई है। राज्य सरकार ने इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए डोर टू डोर सर्वे का काम शुरू किया है। मतलब ये कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर ब्लैक फंगस के मरीजों की पहचान कर रही हैं। जिन लोगों में इनके लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनका इलाज किस तरह से किया जा रहा है और ये मुहिम कैसे आगे बढ़ रही है, हमारे सहयोगी भवानी सिंह बता रहे हैं। 700 से ज़्यादा ब्लैक फंगस के केस आ चुके हैं, लेकिन उससे बड़ी चिंता ये है कि ये जो अस्पतालों में आए हैं उसकी संख्या है इससे ज़्यादा और कितने, इसका अब घर घर जाकर जो पिछले 35 दिन में कोरोना पॉजिटिव आए उनके घर घर जाया जा रहा, घर घर में जाकर ये पूछा जा रहा है कि ब्लैक फंगस के लक्षण तो नहीं है, पॉजिटिव से जो रिकवर हो चुके हैं उनको। और एक एक से आप देखिए कि पूरी टीम है यहाँ पर
जयपुर के CMH ऑफिस की टीम है और या हेल्थ की टीम पूरा रिकॉर्ड, पूरी डिटेल ले रही है, एक एक घर से पूछ रही है। क्या क्या पूछ रहे हैं आप? हाँ सर, हम घर घर विजिट कर रहे हैं। घर घर में ये पूछ रहे हैं कि मुखिया से जो भी घर का आता है उनसे पूछते भाई आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, कितने बच्चे हैं, कोई पॉजिटिव तो नहीं है, किसी को ब्लैक फंगस की इस तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इन चीज़ों से घर घर में शुरू करके सभी की जानकारी ले रहे हैं। एक एक परिवार को पूछा जा रहा है। ये पूछना इसलिए ज़रूरी है कि चिंता लगातार बढ़ती जा रही है कि ब्लैक फंगस के केसेस अगर पहले से आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो इलाज करना आसान होता है और जब अस्पताल पहुंच जाते हैं तो मुश्किलें ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सरकार की पूरी चिंता ब्लैक फंगस को लेकर है, इसलिए पूरे राजस्थान के अंदर इस वक्त सर्वे कराया जा रहा है। ब्लैक फंगस की चपेट में राजस्थान ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र भी है और महाराष्ट्र में भी ब्लैक फंगस के मामले अब तेजी से बढ़ते दिखाई देने लगे हैं। अब तक इस नई बीमारी की वजह से 1188 मरीज सामने आ चुके हैं महाराष्ट्र में। 90 मरीजों की तो ब्लैक फंगस की वजह से महाराष्ट्र में मौत हो चुकी है। अकेले नागपुर शहर की बात करें तो पिछले 24 घंटे में इस बीमारी की वजह से 24 नए मामले सामने आए। 3 मरीजों की नागपुर में ब्लैक फंगस से मौत हुई है। नागपुर में इस बीमारी के अब तक के 964 केस कुल मिलाकर सामने आ चुके हैं और नागपुर शहर में ही 49 लोगों की ब्लैक फंगस की वजह से मौत भी हुई। और एक बेहद अहम खबर, भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन से जुड़ी हुई ये खबर। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की तीसरी डोज का ट्रायल आज शुरू हो गया है। दिल्ली के एम्स में कोवैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हुआ। एम्स के ट्रायल में 25 लोगों को शामिल किया गया है। इसके अलावा 8 और साइट्स हैं जहां उन लोगों को तीसरी डोज दी जाएगी जिन्होंने पहले की 2 डोज ले रखी है। दिल्ली के अलावा पटना, हैदराबाद, रोहतक में भी, कानपुर, नॉर्थ गोवा, चेन्नई में भी ये ट्रायल होगा। इस ट्रायल में 18 से 55 साल के लोगों को शामिल किया जा रहा है। देश भर में तीसरी डोज के क्लिनिकल ट्रायल के कुल 190 लोग इसमें शामिल होंगे। इसके परिणाम 6 महीने में मिलेंगे। बूस्टर डोज का मतलब होता है कि इम्यून रिस्पांस को बूस्ट करना। जब भी प्राइमरी इम्यूनाइजेशन कर लेते हैं, प्राइमरी इम्यूनाइजेशन इसके लिए कोविड के केस में फर्स्ट और सेकेंड डोज है, 2 डोज देने के बाद जो है हम जो है फिर जो है बूस्टर डोज की बात कर रहे हैं, एक एविडेंस जनरेट करने के लिए कि हो सकता है बूस्टर डोज जो है इम्यूनिटी बूस्ट करे, प्रोटेक्शन बेटर हो, उससे हो सकता है ना हो, तो अभी तो एविडेंस जनरेट करने की बात है। बहुत नीट एंड क्लीन प्रोसेस है, मतलब कोई आपको दिक्कत नहीं आई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया है एंड लेट्स सी, आई एम प्रेइंग कि हाँ सब सही रहे और जो बूस्टर डोज लगी है इट गोज गुड। बूस्टर डोज मान करके इस तीसरे डोज का ट्रायल हो रहा है, लेकिन कोरोना महासंकट के बीच ब्लैक फंगस का कहर अब फन फैलाने लगा है। देश के करीब 18 राज्य ऐसे हैं जिन पर ब्लैक फंगस का खतरा सबसे ज्यादा मंडरा रहा है और इसकी वजह से बीमारी को वहां महामारी तक घोषित कर दिया गया है, जबकि दूसरे राज्यों में भी ब्लैक फंगस के नए मरीज लगातार एक के बाद एक सामने आते चले जा रहे हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में ही 24 घंटे के भीतर ब्लैक फंगस के 24 नए मरीज सामने आ गए हैं और 24 घंटे में ही ब्लैक फंगस की वजह से नागपुर में 3 मरीजों ने अपनी जान भी गंवा दी। ब्लैक फंगस का बढ़ा कहर, राजस्थान में मरीजों की पहचान तेज। 18 राज्यों में ब्लैक फंगस के 5424 मरीज। कोरोना काल का कोहराम अभी थमा भी नहीं था कि ब्लैक फंगस ने अब नाक में दम करना शुरू कर दिया है। दिल्ली से लेकर तेलंगाना तक और महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल तक कोरोना का कहर तेजी से बढ़ रहा है। यूपी के फिरोजाबाद में ब्लैक फंगस के 2 मरीज मिले, जिन्हें आगरा के मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जबकि लखनऊ में 200 से ज्यादा मरीज इलाज के लिए भर्ती हो चुके हैं, जिनमें से अब तक 16 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोविड में ऐसी इम्यूनिटी कम हो जाती है तो ज़्यादातर डायबिटीज़ जिन लोगों को होती है या उनको कुछ लोगों को कॉर्टिसोन चला होता है ज़्यादा दिन तक, तो उससे भी और इम्यूनिटी कम हो जाती है। ऐसे लोगों को ब्लैक फंगस होता है। प्राइवेट नर्सिंग होम में या उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लोग भर्ती हैं, उनके लिए कहा गया कि जो कमिश्नर, एडी और एक विशेषज्ञ की जो है वो टीम बना के, तो उसमें यह कि वो
प्रिस्क्रिप्शन जो दिया जाएगा और देने के बाद में जो चीज़ अगर उसकी डायग्नोसिस वगैरह म्यूकोरमाइकोसिस की है तो उनको दवा जो है वो रेड क्रॉस के द्वारा जो उचित दामों पे मिलेगी। देश की राजधानी दिल्ली में भी मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली के अकेले LNJP अस्पताल में ब्लैक फंगस के 15 नए मरीजों को भर्ती किया गया है, जिसके बाद यहां मरीजों की संख्या 36 हो गई, जबकि GTB अस्पताल में कुल 41 मरीज अपना इलाज करवा रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि कई राज्यों में ब्लैक फंगस का कहर किस कदर तेजी से फैल रहा है। सोमवार सुबह तक 18 राज्यों में ब्लैक फंगस के 5,424 मामले दर्ज किए गए। गुजरात में ब्लैक फंगस के अब तक 2,165 मरीज मिल चुके हैं। महाराष्ट्र में 1,188 मरीज अपना इलाज करवा रहे हैं। यूपी में 663, हरियाणा में 421, बिहार में 227, MP में 519, तो वहीं आंध्र में अब तक ब्लैक फंगस की चपेट में आ चुके मरीज 2,498 हो चुके हैं। वैसे तो जो म्यूकोरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस के केसेस कोविड से शुरू होने से भी पहले हम लोग देखते थे, पर साल में काफ़ी कम केसेस PGI में आते थे। अभी इसके केसेस इतने बढ़ गए हैं कि अभी हमारे पास PGI में 35 केसेस है, जिसमें से 24 केसेस हमारे कोविड पॉजिटिव है और 11 केसेस कोविड नेगेटिव है और इसको हमें मैनेज करना एक काफ़ी बड़ा काम है। जिस रफ्तार से ब्लैक फंगस राज्यों में अपना शिकंजा कस रहा है, उससे इस बीमारी की दहशत भी बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि देश के 14 राज्यों को ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करना पड़ा। इन राज्यों में हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, ओडिशा, बिहार। हालांकि जिन राज्यों में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित नहीं किया है, उन राज्यों में भी इसके मरीज मिलने का सिलसिला जारी है। तो वहीं कई राज्य ऐसे भी हैं जहां ब्लैक फंगस दस्तक देने लगा है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 50 साल की एक महिला में ब्लैक फंगस के लक्षण मिलने के बाद उसे उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जिसके बाद वहां अधिकारी मुस्तैद हो गए और ब्लैक फंगस से निपटने की तैयारियां तेज हो गई। उधर ब्लैक फंगस महामारी से जूझ रहे राजस्थान के श्रीगंगानगर में भी 70 साल की महिला की मौत हो गई, जिसके बाद राजस्थान सरकार एक्शन मोड में आ गई और पिछले 35 दिनों में कोरोना से ठीक हुए मरीजों के घर घर जाकर ब्लैक फंगस के लक्षणों की पहचान करने का फैसला लिया गया। साथ ही 25 अस्पतालों को ब्लैक फंगस के इलाज के लिए अनुमति दे दी गई है। ब्लैक फंगस की दहशत के बीच महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि ये बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती और न ही हवा से फैलती है, लेकिन जिन जगहों पर मिट्टी और गंदगी होती है वहां इसके फैलने की आशंका ज्यादा रहती है। ऐसे में कोरोना से ठीक हुए मरीजों को खास तौर पर सफाई और सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, जिससे इसके खतरे को कम किया जा सकता है। कोरोना के खतरे के बीच हरियाणा के हिसार में हजारों की तादाद में किसान सड़क पर उतरे और कमिश्नर के घेराव की कोशिश की। इस प्रदर्शन में किसान नेता राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी शामिल हुए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने किसानों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने की मांग की। आरोपी की 16 मई को हिसार में मुख्यमंत्री दौरे पर थे। इस दौरान किसानों ने प्रदर्शन किया, जिसमें प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने इस मामले में करीब 350 किसानों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। किसानों का आरोप यह है कि IG के साथ हुई बैठक में किसानों के खिलाफ केस दर्ज न करने की बात हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने केस दर्ज किया है, जिससे गुस्साए किसान आज आंदोलन कर रहे हैं और प्रशासन के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। कोरोना के खतरे के बीच किसानों का आंदोलन एक बार फिर सवालों के घेरे में है। इस वक्त जहां पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 मई को देश भर में विरोध दिवस मनाने का ऐलान कर दिया है। हैरान करने वाली बात यह है कि देश के प्रमुख 12 विपक्षी दलों ने किसानों के इस फैसले का समर्थन भी किया। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ कुछ किसान संगठन पिछले 6 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने देश भर में विरोध दिवस मनाने का ऐलान किया है। जिन पार्टियों ने किसानों के विरोध दिवस का समर्थन किया उनमें प्रमुखता से कांग्रेस, NCP, TMC, शिवसेना और RJD समेत 12 पार्टियां शामिल है। इसमें पहले 12 मई को विपक्षी दलों ने संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था और कृषि सुधार कानूनों को तुरंत वापस लेने की भी मांग की थी।
सभी जो दूसरी पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, वो सब सपोर्ट कर रहे हैं किसानों को। तो मैं ये समझता हूँ कि अच्छी बात है, पूरे देश को खुल कर आना चाहिए किसानों के साथ, क्योंकि किसानों की बात सरकार मान नहीं रही। 6 महीने होने को जा रहे हैं, 26 तारीख को 6 महीने हो जाएंगे और 6 महीने ही नहीं, केवल सरकार के 7 साल हो जाएंगे और सरकार ने 7 सालों में कोई अच्छा काम नहीं किया, सभी काले ही काम किए हैं। इसीलिए काला दिवस के नाम पे इसको मनाया जा रहा है। लेकिन खबर है कि 26 मई को विरोध दिवस मनाने से पहले ही किसान नेताओं में अब मतभेद सामने आ गया है। कुछ दिन पहले ही संयुक्त किसान मोर्चा के 11 नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिख करके फिर से बातचीत शुरू करने की अपील की थी, लेकिन कमेटी में शामिल बाकी किसानों ने इस पर आपत्ति जताई कि इन नेताओं पर आरोप लगाया कि दूसरे किसान नेताओं से बातचीत किए बगैर, सलाह मशविरा किए बगैर इन्होंने अपनी मर्जी से प्रधानमंत्री को पत्र कैसे लिख दिया। लेकिन किसानों के इस आंदोलन को 12 ऐसे राजनीतिक दलों का भी समर्थन हासिल है, जिनमें कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने केंद्र सरकार से अब किसानों की समस्या जल्द से जल्द सुनने की बात कही है और उनसे बातचीत करने की बात कही है। किसान पिछले 6 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र पर आरोप लगाया कि वो अपनी जिद पर अड़ी हुई है। किसानों का जीवन अधिकार की सुरक्षा करना, स्वास्थ्य के अधिकार की सुरक्षा करना केंद्रीय सरकार की सीधी साधी जिम्मेदारी है। भाजपा केंद्रीय सरकार इधर उधर की बातें ना करके, बहानेबाजी ना करके, आरोपबाजी ना करके किसानों की समस्या को समाधान निकालने के लिए जल्द से जल्द जो 3 काले कानून हैं उनको वापस ले ले। और अगर कल किसान धरना दे रहे हैं तो भाजपा केंद्रीय सरकार को चाहिए कि धरना प्रोटेस्ट साइड पे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर और वैक्सीनेशन कैंप लगाएं। अब कांग्रेस के ये नेता तो किसानों के उस विरोध दिवस के समर्थन में है, लेकिन किसानों के इस विरोध दिवस के समर्थन पर कांग्रेस में ही मतभेद नजर आने लगा है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस पर आपत्ति जताई है और किसानों से अपना फैसला रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि किसानों का यह विरोध प्रदर्शन कोरोना को फैलने का कारण बन सकता है। ऐसे में उनसे अपील की है कि वो 26 मई को विरोध दिवस मनाने के फैसले को फिलहाल टाल दें। सरकार बड़ी चिंतित है किसानों के लिए। हम भी किसान हैं, मैं भी खुद किसान हूँ, मैं खुद आज भी खेती करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ उनका जायज़ है जो वो बोल रहे हैं, लेकिन आज ये लाइफ रहेगी तभी सब लोग हम वो आगे ज़िंदगी चलाएंगे। अगर लाइफ ना रही तो हमारा कोई, देखो अब जो यंग जनरेशन है उसमें भी काफ़ी सारी मौतें होनी शुरू हो गई हैं, जो कि बड़ा एक चिंता का विषय है। तो इसलिए हमारे सीएम साहब तो उनको रिक्वेस्ट की है, जो मानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मानते वो तो उनकी मर्जी है। तो पंजाब सरकार तो कह रही है कि इससे परहेज किया जाए, लेकिन कुछ और विरोधी दल इससे समर्थन देते नजर आ रहे हैं। शिवसेना उन्हीं में से एक है। शिवसेना ने भी किसानों के आंदोलन का समर्थन किया है और पार्टी के नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार पर किसानों की समस्याओं पर ध्यान न देने का सीधा आरोप लगाया। इस समय हमारे साथ शिवसेना सांसद संजय राउत जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, 26 मई को जो किसान आंदोलन की जो पूरे उसमें 12 पार्टी सपोर्ट किए हैं, आप लोग ने भी सपोर्ट किया है? डेफिनेटली हमने सपोर्ट किया है। जो मेमोरेंडम बनाया है सब पार्टी की तरफ से, उसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे जी ने भी सिग्नेचर किया है। कल ही दिल्ली से मुझे वेणुगोपाल जी का फ़ोन आया था, बाद में सोनिया गांधी जी ने खुद उद्धव जी से बातचीत की है और इस आंदोलन के बारे में जानकारी दी। सर, लेकिन जिस तरह से कोरोना फैल रहा है और जिस तरीके से पार्टी सपोर्ट कर रही है किसान आंदोलन को, इतने महीनों से लोग भारी संख्या में वहाँ पर मौजूद हैं, तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या इन लोगों को सपोर्ट करना, भीड़ में सपोर्ट करना सही है? ये भीड़ तो, जो भीड़ वहाँ बैठी है 6-7 महीने से, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार ने उनसे सीधे बातचीत करनी चाहिए। उनकी जो मांगे हैं। विपक्षी दलों के साथ बिहार में बीजेपी की ही सहयोगी जेडीयू ने भी अब किसानों के आंदोलन का समर्थन किया है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि कोरोना संकट के बीच कुंभ और कई राज्यों में चुनाव कराए गए, ऐसे में किसानों के धरने पर सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं?
विपक्षी दलों ने किसानों के देशव्यापी विरोध दिवस का समर्थन किया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी हैं। त्यागी जी, विपक्षी पार्टियां बार बार ये सवाल उठा रही थी कि कोरोना काल में कुंभ का आयोजन क्यों किया गया, चुनाव का आयोजन क्यों किया गया, लेकिन अब जो है किसानों के विरोध दिवस को पार्टियों ने समर्थन किया है। हम किसानों के उत्पीड़न, शोषण को लेकर के पहले से ही सवाल उठाते रहे। हमारे नेता चौधरी चरण सिंह चौधरी देवीलाल और बाद में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत किसानों की समस्याओं को लेकर के निरंतर संघर्षरत रहे। किसी से छिपा नहीं है कि रूरल डिस्ट्रेस दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। गांव से पलायन जारी है। लगभग 80% किसान कर्ज में डूबे हुए हैं। लाखों की तादाद में किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। लिहाजा किसानों के द्वारा उठाए गए सवालों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। मुझे प्रसन्नता है कि 10-11 दौर की वार्ता हुई है, लेकिन बेनतीजा रही। मैं सरकार से भी और किसान संगठनों से भी अपील करना चाहता हूं कि जहां वार्ता की कड़ी टूट गई थी, वहीं से पुनः वार्ता करनी चाहिए। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने भी विपक्ष के नेताओं पर किसान आंदोलन के बहाने राजनीति करने का आरोप लगाया है। साथ ही साथ उन्होंने विपक्षी नेताओं को किसानों के साथ आंदोलन में बैठने की भी चुनौती दी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी की सांसद मीनाक्षी लेखी हैं। मैम, विपक्षी पार्टियों ने किसान के देशव्यापी विरोध दिवस को अपना समर्थन दिया है। आपकी पार्टी कैसे देख रही है, सरकार कैसे देख रही है? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि मेरे जितने भाई बहन, मुझे मालूम है किसान नहीं हैं, लेकिन इस देश के नागरिक हैं और उनके प्रति हम लोगों का स्नेह भी बराबर से है। इन लोगों के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा उनसे आग्रह है, क्योंकि ये सब लोग ऐसे झूठे और इस राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग हैं कि आपके परिवारों में और आपके बीच में जान माल की क्षति होगी, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने लेकिन वाला। फैसला तो संयुक्त किसान मोर्चा का है, विपक्षी पार्टियों ने उनको अपना समर्थन दिया। मेरा बहुत छोटा सा विनती है कि दिल्ली खुद कंटामिनेशन जोन है और दिल्ली के अंदर लोगों की बहुत संख्या में मृत्यु हो रही है और यहाँ चारों तरफ कोरोना फैला हुआ है। और जो लोग समर्थन दे रहे हैं ना, वो खाली कागजी समर्थन ना दें, वो उन किसानों के बीच में जाके मास्क बिना पहने वहाँ बैठे, तब मुझे समझ आएगा कि समर्थन किस बात का दिया जा रहा है। आपको ये समझना होगा कि जो मृत्यु हो रही है वो उनके परिवारों में हो रही है। ये लोग अपने कमरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और जो नुकसान है वो बाकियों का। तो नुकसान तुम्हारा, राजनीतिक रोटियां मेरी, ये हालत है। तो ऐसे लोगों की बात में बिल्कुल ना आए। आम आदमी पार्टी ने भी संयुक्त किसान मोर्चे के विरोध दिवस मनाने के फैसले का समर्थन किया है। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार से किसानों से बातचीत बहाल करने और उनकी मांगें स्वीकार करने की अपील की है। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा देश भर में एक दिन का 26 मई को प्रोटेस्ट करने का एक ऐलान किया गया है। आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हमारे नेता आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी संयुक्त किसान मोर्चा की इस अपील का पुरजोर समर्थन करते हैं और आम आदमी पार्टी इस एक दिन के नेशन वाइड प्रोटेस्ट को सपोर्ट करेगी। समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला और कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग की। देश के हित में अभी क्या है, किसानों के हित में, किसानों के हित में है कि आप एक कानून जो आपने बनाया था वापस ले लीजिए। लगातार किसानों की मौतें हुई है धरने में, तो किसान जिनकी मौतें हो रही वो अपने ही लोग तो हैं, अपने ही तो हिंदुस्तानी हैं। कभी किसान धरना से किसानों की मौतें होती हैं, कभी कोरोना से लोगों की मौतें हो रही हैं, तो जिम्मेदार कौन है? सरकार है, केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार को ये कानून तुरंत वापस ले लेना चाहिए, जिससे किसानों को राहत मिले। किसान आंदोलन का मुद्दा एक बार फिर गरमाने लगा है। किसानों के इस संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने एक दिन बाद यानी कि 26 मई को आंदोलन के 6 महीने पूरे होने के मौके पर देश भर में विरोध दिवस मनाने का ऐलान किया है। किसानों के इस आंदोलन को 12 विपक्षी पार्टियों का समर्थन भी हासिल है और इसके बाद इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है, जबकि कोरोना काल में किसानों के इस प्रदर्शन ने सरकार की चिंता और ज्यादा बढ़ा दी है।
कोरोना काल में किसानों का विरोध दिवस। 26 मई को किसानों का विरोध दिवस। किसानों का देश भर में प्रदर्शन का ऐलान। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर सुनसान पड़े किसानों के टेंट भले ही अभी शांति का एहसास करवा रहे हैं, लेकिन किसानों का दावा है कि 26 मई को ये शांति लोगों की भीड़ में तब्दील हो जाएगी, क्योंकि उस दिन संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से पूरे देश में विरोध दिवस मनाया जाएगा। रही किसान आंदोलन की बात और 26 तारीख की बात, पूरे देश के अंदर मजबूती से लोग, चाहे पंजाब से हो, चाहे हरियाणा से हो, चाहे यूपी से हो और अन्य राज्यों से भी, आज 24 तारीख है और लगातार 26 तारीख तक यहाँ पर आपको पैर टेकने की जगह नहीं बचेगी। इससे पहले किसानों ने 12 मई को पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर केंद्र सरकार से दोबारा चर्चा शुरू करने की अपील की थी, लेकिन चिट्ठी पर कोई फैसला होता उससे पहले ही किसानों ने विरोध दिवस मनाने का फैसला कर लिया, जिसके मुताबिक संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 मई को देश भर में विरोध दिवस मनाने का ऐलान किया, जिसे 26 मई को आंदोलन के 6 महीने पूरे होने के मौके पर किया जाएगा। एक तरफ पूरा देश कोरोना और उसके बाद ब्लैक फंगस के कोहराम से जूझ रहा है और दूसरी तरफ कई राज्यों में किसान आंदोलन के लिए एक जगह पर जुटने का दावा कर रहे हैं। जाहिर तौर पर जिस वक्त पूरा देश कोरोना काल, कोरोना संकट से जूझ रहा है, उस वक्त एक बार फिर से किसान आंदोलन का जो मुद्दा है वो गर्मा गया है और दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। लंबे वक्त से कई महीनों से लगातार किसान जो है यहाँ पर डटे हुए हैं अपने टेंट लगाकर, और आप देख सकते हैं ये नज़ारा अभी भी यहाँ का है। जिस तरह से सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर देश की राजधानी दिल्ली में लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, जबकि सरकार कई बार ये बोल चुकी है कि कोविड में जो भीड़ है वो लगाना खतरे से बिल्कुल खाली नहीं है। किसानों ने 26 मई को विरोध दिवस मनाने का फैसला किया तो 12 विपक्षी पार्टियों ने उनका समर्थन कर दिया। इन पार्टियों में कांग्रेस, जेडीएस, एनसीपी, टीएमसी, शिवसेना, डीएमके, जेएमएम, एसपी, सीपीआई और सीपीएम शामिल हैं। भीड़ तो जो भीड़ वहाँ बैठी है 6-7 महीने से, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार ने उनसे सीधे बातचीत करनी चाहिए। उनकी जो मांगे हैं उसमें से जायज़ मांगे हैं, उनके बारे में सरकार ने पॉजिटिवली विचार करना चाहिए। 6-7 महीने से किसान हजारों की संख्या में वहाँ बैठे और सरकार उनकी तरफ देखने को तैयार है। फार्मर्स लॉ के बारे में किसानों की जो बातें हैं उसको हमारी पार्टी नैतिक सपोर्ट दे सकती है ना, कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ रहेंगे। ये कहने में किसका डर है? किसानों के विरोध दिवस के ऐलान ने पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की चिंता बढ़ा दी और विरोध दिवस की वजह से कोरोना के फैलने की आशंका को देखते हुए उन्होंने किसानों से अपना प्रदर्शन रद्द करने की अपील कर दी। लेकिन इस चिंता से परे किसान विरोध प्रदर्शन के अपने फैसले पर सख्त रुख अपनाए हुए हैं। माना था, आपने वादा किया था भी हम जो किसानों के ऊपर केस डाले गए हैं वापस लेंगे और जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ उचित जो कार्रवाई होगी की जाएंगे। तो आप अब वादा से भाग रहे हैं और अगर लोकतांत्रिक तरीके में लोग विरोध करना चाहते हैं और उस आवाज़ को भी कुचलना चाहते हैं, कुछ भी हरियाणा सरकार को, खट्टर जी को वार्निंग है, कुछ भी ऐसा करा तो देखिएगा इसके रिजल्ट बहुत बुरे भुगतने पड़ेंगे। किसान मजदूर आपको माफ नहीं करेंगे। किसानों के विरोध दिवस मनाने के ऐलान के साथ विरोधी पार्टियों को सियासत का मौका भी मिल गया। एनसीपी ने किसानों के मुद्दे को कोरोना से जंग के बराबर बता दिया, तो वहीं कांग्रेस ने सरकार को धरना स्थल पर ही वैक्सीनेशन सेंटर खोलने की सलाह दे दी। विरोधी पक्ष के जिम्मेदार नेताओं को इस बात का अंदाज़ा और एहसास है कि हमें कुंभ मेले की तरह या हमें चुनावी प्रचार के समय भीड़ इकट्ठा करने वाली जो गतिविधियां थी उनसे कोविड-19 फैला होगा। इसका ख्याल रखते हुए इस सिटिंग के दौरान किसानों से ये अपील करते हुए कि सुरक्षा जो आवश्यक है उसे रखते हुए आप ये अपना एजिटेशन करें, क्योंकि उनका ये प्रोटेस्ट जो है वो भी उतना ही आवश्यक है जितना कोविड की लड़ाई। भाजपा केंद्रीय सरकार इधर उधर की बातें ना करके, बहानेबाजी ना करके, आरोपबाजी ना करके
किसानों की समस्या को समाधान निकालने के लिए जल्द से जल्द जो 3 काले कानून हैं उनको वापस ले ले। और अगर कल किसान धरना दे रहे हैं तो भाजपा केंद्रीय सरकार को चाहिए कि धरना प्रोटेस्ट साइड पे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर और वैक्सीनेशन कैंप लगाएं। किसानों के कोरोना काल में विरोध दिवस को कांग्रेस का समर्थन मिला तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने अपनी नाराजगी जाहिर की और इसके अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने तो चुनाव आयोग से कांग्रेस पर कार्रवाई करने की मांग कर दी। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि किसान आंदोलन जो चल रहा है उसमें उन्होंने 26 तारीख को ये घोषणा किया है कि पूरे देश में देशव्यापी जो है एक आंदोलन का रूप लेंगे, 26 तारीख को करेंगे। ये बहुत ही निंदनीय है और इससे भी बड़ा निंदनीय है कि जो राजनीतिक पार्टी जो कांग्रेस है और तमाम समर्थन दे रही, कितनी गलत बात है कि कांग्रेस पार्टी तो खुद समाप्त हो चुकी है, वो अंतिम सांसें ले रही है, खुद आईसीयू में पड़ी हुई है और पूरे देश को भी आईसीयू में डालने के फिराक में है। वो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए पूरे देश को जैसे खुद खत्म हो गई, पूरे देश को भी खत्म करना चाहती है। उधर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने विरोधी पार्टियों पर निशाना साधा और 12 पार्टियों के किसानों के विरोध दिवस का समर्थन करने को सियासी फायदा उठाने की कोशिश करार दिया। यही नहीं, उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर किसानों को भड़काने का भी आरोप लगाया। किसानों की डिमांड है किसान कानून। आप उस कानून को पढ़ लीजिए, उसके बारे में कुछ अगर पूछना तो पूछ लीजिए। ये किसानों को बोला गया है, उनके नेताओं को बोला, वो उस पर बात नहीं करते, कहते जी इसको वापस ले लो। भाई पहले बताओ तो सही ना इसमें कमी क्या है। आज पंजाब के किसानों को एमएसपी इतना मिला है जितना उनको कभी नहीं मिला, लेकिन वो फिर भी आपको कहेंगे कि नहीं जी किसान बिल वापस कर लो, ये काला कानून है, क्योंकि उनके दिमाग के अंदर ये घुसाया गया कि यही काम करो। भाई सजेशन दो ना, आप सुझाव दो। किसानों के विरोध दिवस को देखते हुए हरियाणा के हिसार में दिल्ली को राज्य से जोड़ने वाले हाईवे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। सरकार की चिंता इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि दिल्ली में आंदोलन में शामिल हुए 2 किसानों की मौत कोरोना से होने का दावा किया जा चुका है। ऐसे में बड़ी संख्या में अगर किसान एक जगह जुटे तो जाहिर है ये कोरोना को न्योता देने वाला साबित होगा। और अब बात कोरोना काल में बेगुनाह लोगों पर हेकड़ी दिखाने वाले अफसरों की। कोरोना काल में अफसरों और पुलिस वालों की हेकड़ी की खबरें लगातार एक के बाद एक सामने आ रही है और इसी से जुड़ी ये 3 तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। पहली तस्वीर तो है छत्तीसगढ़ के सूरजपुर की, जहां डीएम ने बीच सड़क पर एक लड़के को थप्पड़ मार दिया। घटना 22 मई की है। दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के शाजापुर की है, जहां एडीएम ने कोरोना कर्फ्यू के दौरान जूते की दुकान खोलने पर वहां मौजूद एक लड़के को चांटा जड़ दिया। यह घटना 22 मई की ही बताई जा रही है। तीसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के उन्नाव की है। यहां कोरोना कर्फ्यू के दौरान 2 पुलिस वालों ने सब्जी बेचने वाले की पिटाई कर दी। सीसीटीवी वीडियो में 21 मई का बताया जा रहा है, जो कुछ सबूत रिकॉर्ड हुए हैं। मध्य प्रदेश के एक अफसर की हेकड़ी की भी यह खबर लगातार चर्चा का विषय रही। कोरोना काल में कुछ ऐसे अफसर जो अपनी हेकड़ी दिखा रहे हैं और जनता इसे जुल्म करार दे रही है। ऐसा ही मामला सामने आया है मध्य प्रदेश से शाजापुर में, जहां पर अपर कलेक्टर मंजूषा विक्रांत राय ने एक लड़के को थप्पड़ मार दिया। यह घटना 22 मई की है। लड़के को थप्पड़ मारने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में मंजूषा विक्रांत राय ने कोरोना कर्फ्यू के दौरान जूते की दुकान खोलने पर वहां मौजूद एक लड़के को थप्पड़ मार दिया। पढ़ा के घर आ रहा था तो जैसे ही मैं घर के अंदर घुसा वैसे ही कुछ पुलिस वाले आते हैं और मेरी शटर पूरी डाउन होने के बावजूद भी उसको खोलते हैं, और खोलने के बाद जो एडीएम मैडम है हमारी वो मुझे चाटा भी मारती है और एक पुलिस वाले ने मुझे लड़ भी मारा। अब इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब एक मस्जिद के इमाम के साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है तो आम जनता के लिए क्या हो रहा होगा। लोगों को कोरोना कर्फ्यू का पालन सख्ती से कराने के निर्देश दिए हैं, लेकिन किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें ये भी निर्देश दिए गए हैं कि किसी को मारपीट करने या किसी इस तरह की चीजें नहीं हो, उनको समझाइश देके और पालन कराया जाए, ये निर्देशित किया गया है। तो अभी घटना आई है, उसको जांच कराएंगे कि क्या है उसमें, है ना, ये क्यों हुआ है। इस तरह का जो कंप्लेंट है उससे जानकारी लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के डीएम पर एक लड़की की पिटाई के अलावा 13 साल के एक बच्चे को डंडे से पिटवाने का भी आरोप लगा। इस बच्चे के पैर में चोट भी आई। ये घटना उस वक्त की है जब वो बच्चा दवा लेने के लिए दुकान गया हुआ था। तभी
डीएम की गाड़ी वहां आकर रुकी और फिर बच्चे को उसकी पिटाई शुरू करवा दी। बताया गया कि बच्चे के माँ बाप को कोरोना की वैक्सीन का दूसरा डोज लगा था और उसी वजह से दर्द की दवा लेने के लिए उनका बेटा बाहर निकला था। लेकिन इसके बाद डीएम वहां पहुंच गए और डीएम ने हेकड़ी दिखाते हुए लड़के को थप्पड़ मार दिया, उसका मोबाइल भी तोड़ दिया। इस मामले में बच्चे के पिता ने डीएम के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। इतना ही नहीं, एनसीपीसीआर ने भी छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को नोटिस भेजा है और डीएम पर अब एफआईआर दर्ज करने की मांग की। मैं मेडिकल स्टोर गया था तो वहाँ पर मैं मेडिकल लिया तो कलेक्टर अंकल साहब आ गए तो बोले कि क्या कर रहे हो। मैं बोला कि इस अंकल दवाई लेने आया हूँ। तो उतना ही मैं अपने गार्ड को बोले कि डंडा निकालो। डंडा निकालने के बाद एक डंडे यहाँ पर मारे ज़मीन पे, पैर पे। अभी दर्द दे रहा है, वो कट गया है। और बेचारा दवाई लिया है और दवाई लेके निकला है दवाई स्टोर से और वो तुरंत गाड़ी आके रुका है। कलेक्टर साहब उतरे हैं, उतरने के बाद इसको रुकोए हैं, बुलाए हैं कि रुक इधर आओ। तो चला गया मेरा बेटा, तो बोलता है क्यों, क्या कर रहे हो? तो बोले दवाई लेने आया था अंकल, ये दवाई लेकर के जा रहा हूँ। जबकि उसको दवाई भी दिखाई कि दवाई लेकर जा रहा हूँ। तो बोले चलो इधर किनारे खड़ा हो और डंडा गाड़ी से निकलवाए हैं गार्ड से और देख उसके पैर के नीचे मारे हैं, पूरा लाल हो गया है उसका पैर, लंगड़ कर चल रहा है। मैं इलाज करवाना चाह रहा था लेकिन लॉकडाउन के चलते मैं नहीं निकला घर से कि आज और कल नहीं जाऊँगा, मैं परसों सोमवार को एक्सरा करवाऊँगा। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पुलिस हिरासत में सब्जी बेचने वाली की मौत के मामले में अब एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है जिसमें 2 पुलिस वाले उस सब्जी वाले के साथ में मारपीट करते हुए दिखाई दिए। बाद में दोनों उसे बाइक पर बिठाकर अपने साथ भी ले गए। ये वीडियो 21 मई का बताया जा रहा है। घर वालों का आरोप है कि पुलिस वालों ने थाने में उसके साथ मारपीट की और इसी वजह से उसकी मौत हुई। इस पूरे मामले में अब तक एक होमगार्ड को गिरफ्तार किया गया है। 3 पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए। मामले की जांच अब क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। कोरोना की तीसरी लहर पर बोलते हुए एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने इस बात को साफ कर दिया कि तीसरी लहर की चपेट में आने वाले बच्चे गंभीर रूप से बीमार होंगे या नहीं, ये अभी नहीं कहा जा सकता। रणदीप गुलेरिया के मुताबिक वायरस वही है, लिहाजा सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। एक वर्ग जिसमें बहुत कम केसेस आए हैं या जो बच के रहा है, जिनमें केसेस अगर आए तो बहुत माइल्ड रहे हैं, वो बच्चों में है और वायरस तो वही है। इसलिए ये कहना कि अब अगले वेव में बच्चों के बहुत सीरियस होंगे या बच्चों में डेथ ज़्यादा होंगी, ये साइंटिफिकली ठीक नहीं लगता है। दूसरी चीज़ ये है कि तैयारी हमें करनी चाहिए क्योंकि जो हाइपोथेसिस है लोगों का वो ये है क्योंकि बच्चे अभी प्रोटेक्टेड हैं, उनमें केसेस ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि अभी तक वो घर पे रहे हैं, स्कूल पे नहीं गए हैं या कॉलेजेस में लोग बच्चे नहीं गए हैं। और जब ये स्कूल और कॉलेजेस खुलेंगे, बच्चे आपस में मिलेंगे तो शायद केसेस बढ़ सकते हैं।